हेलो दोस्तों, भाइयों एवं और बहनों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको हम बता ही चुके थे पहले ही, हम आज मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल वंश स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, MCQ के रूप में आज सारा क्वेश्चन आपके सामने 1 बाय 1 करके हम लेके आए हैं, जो कि और आप लोग जानते ही हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपको दिए भी थे और बताए भी थे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाए भी थे कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, और एग्ज़ाम के साथ साथ फिज़िकल का भी तैयारी बहुत ज़रूरी होता है। और ठीक है, इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाबर के जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बाबर के जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया होगा, ऑप्शन ए फरगना। ठीक है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का शासक हुआ करता था उस समय। ठीक है, जो क्या करता था? फरगना का एक शासक हुआ करता था, उमर शेख मिर्ज़ा। उसके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा, जो उस समय फरगना का शासक हुआ करता था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खाना। इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खाना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुतलुग निगार खाना। इसकी माँ का नाम क्या था? कुतलुग निगार खाना। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ था? फरगना में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी पत्नी नहीं थी? बाबर की 3 पत्नियां थीं, इनमें से कौन सा उसकी पत्नी नहीं थी? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही जवाब गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुलबदन बेगम उसकी क्या थी? पत्नी नहीं थी। गुलबदन बेगम कौन थी? उसकी पुत्री थी। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, ये कौन थी? पुत्री थी इसकी। ठीक है, पुत्री। बाकी तीनों गुलरूस माहम दिलबर, ये तीनों बाबर की पत्नी थी, लेकिन गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इनमें से किसका जन्म किस शासक का जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य पर उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, उसका उम्र कितना था? किस शासक का उम्र कितना था? ठीक है, कितना उम्र था जिस समय वो फरगना की गद्दी पर बैठा? कब बैठा था? 8 जून
1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पे बैठा था। उसमें उसका उम्र कितना था? 12 वर्ष था। बाबर की उम्र कितना था? 12 वर्ष था। केवल वो 12 वर्ष की आयु में कहाँ बैठा था? फरगना साम्राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बाबर। बाबर ने ही फरगना के साम्राज्य पर उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ अपने पिताजी के बाद। पिता का नाम क्या था? उमर सिख मिर्जा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बाबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में। कहाँ धारण की थी? काबुल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काबुल में। क्या होगा? काबुल में पातशाह की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। बिहार पुलिस के साथ साथ ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद और सारा वैकेंसी आने वाला है। जैसे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का रिक्तियाँ कुल होगा यहाँ पे 13,000 के आसपास। ठीक है, जो कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है वेबसाइट पे, जो कि आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल लगभग वैकेंसी अक्टूबर के माह में आने वाला है, अक्टूबर या सितंबर माह में आने वाला है। ठीक है, आप लोग इस पर भी ध्यान रखकर तैयारी को निरंतर करते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। यही सब क्वेश्चन झारखंड एसएससी में आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसका क्वेश्चन अलग होता है, उसका क्वेश्चन अलग होता है, ऐसा क्वेश्चन अलग। बस एक क्या होता है, स्टेट अलग है तो उसका करंट अफेयर्स भी अलग नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, स्टेट लेवल का क्वेश्चन जो होता है, क्षेत्रीय प्रश्न, झारखंड का क्षेत्रीय प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो 35% या 40% लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था अभी जस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? पातशाह की उपाधि धारण की थी। कब की थी? 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की थी। काबुल विजय के उपरांत, काबुल विजय के उपरांत बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पातशाह नामा का लेखक कौन था? पातशाह नामा का लेखक कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाह नामा का लेखक कौन था? अब्दुल हामिद लाहौरी था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अब्दुल हामिद लाहौरी था पातशाह नामा का लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाहरुख। शाहरुख के नाम से इसने सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख के नाम से चलाया था। चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अब इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का कहाँ चलाया था? बाबर ने बाबरी नामक चांदी सिक्का कहाँ चलाया था? ठीक है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का कहाँ चलाया था? कंधार में चलाया था। कहाँ चलाया था? कंधार में। कंधार में चलाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंधार। ठीक है, कंधार में क्या किया था?
बाबरी नामक सिक्का चलाया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर पश्चिम में से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? ये राज्य का नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। किस स्थान से वो भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पंजाब से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर ने, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा? भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? किसने निमंत्रण नहीं भेजा था? शेर शाह सूरी ने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था आक्रमण करने के लिए। भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित नहीं किया था? शेर शाह सूरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये तो आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था, ठीक है। 1526 राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, 1526, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत पर प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत पर प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, ठीक है। मुगल बादशाह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कौन था? बाबर था। भारत पर प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम अच्छी वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहें, ठीक है। ऑप्शन सी, बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम क्या रखा? इसका नाम पहले क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद पहले नाम था। उसके बाद जब भारत का शासक बना तो क्या नाम रखा अपने आप को? बाबर। अपने आप को बाबर, अपना नाम क्या रखा? बाबर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? बाबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई, जो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, 21 अप्रैल 1526 में जब हुआ था, उसी समय क्या हुआ था? भारत में नींव मुगल साम्राज्य की पड़ी। ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई में ऑप्शन डी होगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? बाबर ने किसे पराजित किया? 1526 की लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? ठीक है ना, किस शासक को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को क्या किया था? हराया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, 1526 में जो लड़ाई हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। जो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक कहाँ का था? लोदी वंश का था अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। उसे पराजित कर भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका कारण क्या था? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? किन दो सेनाओं के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई? बाबर और लोदी के बीच, बाबर और लोदी के बीच लड़ी गई। ठीक है, बाबर और लोदी की सेनाओं के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन ए सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसमें बताना है जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता, इसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत का क्या हुआ? मुख्य कारण बना। बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता क्या था? उसकी जीत का कारण बना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा नीति, ठीक है, का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुगलमा नीति का क्या किया? प्रयोग किया। तुगलमा नीति का क्या किया? प्रयोग किया सर्वप्रथम। ठीक है ना, पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुगलमा नीति का क्या किया? प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने, किस युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता से के लिए उसे कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया? कलंदर की उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया। बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी सिक्के का दिया, उसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस युद्ध में कलंदर की उपाधि उसे दिया गया? पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में उसे क्या किया गया? कलंदर की उपाधि दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22 है। क्या है? 22 है। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्धों में तोपों का इस्तेमाल किया? पहली बार युद्धों में तोपों का इस्तेमाल किया बाबर ने क्या किया था युद्ध में? पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बाबर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम क्या था? बाबर के प्रसिद्ध दो तोपचियों का नाम क्या था? तोपची, जो तोप चलाते हैं ना, उसको तोपची कहा जाता है पहले, ठीक है। तोप चलाने वाली को क्या कहते हैं? तोपची। उस समय कौन थे? मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। बाबर के प्रसिद्ध तोपची का नाम क्या था? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली। अली कुली कौन थे? तोपची थे बाबर के प्रसिद्ध तोपची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था? मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था? जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? बताइए आप लोग। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है ना, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 6 मई 1529 को लड़ा गया, जो कि मध्यकालीन इतिहास में पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। जल और थल दोनों पे लड़ा गया। कौन सा लड़ाई था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा को किसने किया था पराजित? माड़ा। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को। खानवा का युद्ध क्या हुआ था? 17 मार्च 1527 को, ठीक है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ? बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? धर्म युद्ध का नारा किस युद्ध में दिया था? इसका आंसर बताना आप लोग को। खानवा के युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा किसने दिया था? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का नारा कब दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। आगे चलते हैं। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। किस युद्ध में? किस युद्ध के विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के उपरांत। खानवा के युद्ध के उपरांत बाबर ने क्या किया था? गाजी का उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध के उपरांत, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा युद्ध के उपरांत, यानी बाद में जब जीत गया था उसके बाद क्या किया था? उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उनतीस जनवरी 1528 में किसने चंदेरी में राजाओं को हराया? चंदेरी में राजपूतों को हराया। किसने हराया था? 1528 में बाबर ने क्या किया था? चंदेरी में राजपूतों को हराया था 1528 में। चंदेरी का युद्ध क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध क्या हुआ था? 29 जनवरी 1528 में। 29 जनवरी
1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। किसे हराया था? राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया? सर-ए-पुल के युद्ध में किसने बाबर को पराजित किया? 1502 में कौन सा युद्ध हुआ था? सर-ए-पुल के युद्ध में किसने बाबर को पराजित किया था? शौबानी खान ने बाबर को 1502 में सर-ए-पुल के युद्ध में उसे हरा दिया था। कौन सा युद्ध था? 1502 ईस्वी में सर-ए-पुल के युद्ध में शौबानी खान ने बाबर को पराजित किया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव कर रहे हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा यानी पद्धति यानी तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? किसने किया था? शौबानी खान ने क्या किया था? बाबर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था 1502 ईस्वी में सर-ए-पुल के युद्ध में, उसमें क्या किया था? तुगलमा नीति पद्धति का प्रयोग किसने किया था? शौबानी खान ने क्या किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। छोटी टुकड़ों में 50 सैनिक का संगठन बनाया। छोटे टुकड़ों में क्या होता है? सैनिक संगठन कितने टुकड़ी में बनाया? 50 सैनिकों का एक टुकड़ी बनाया। किसने बनाया था? बाबर ने। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 31 का बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल का राज्य भाषा क्या था? मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? ये सब जानते होंगे अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, फारसी भाषा। मुगल काल का राजकीय भाषा था फारसी भाषा, ठीक है। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी भाषा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। लोक आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहतसिब। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोक आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहतसिब। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, मुहतसिब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास इंगित किसको करता है? मदद-ए-मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को दिया जाता था। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद-ए-मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुव्रत भूमि, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मुगल प्रशासन में जिलों के किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। किस नाम से जाना जाता है? सरकार। जिला को क्या कहते थे? सरकार, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सरकार। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे के बीचों बीच बहता पानी का निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बहता हुआ पानी का निर्माण के बीच बगीचों के बीच बाग बगीचों जिसमें बहता पानी हो, निर्माण किसने किया था? परंपरा की शुरुआत किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए बाबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियाँ और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दिनदनीय डायरी में दिया? फलों का विशद, ऋतुओं और जगत, प्राणी जगत का विवरण किसमें दिया था? अपनी डायरी में दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो, क्या होगा? ऑप्शन सी बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस मुगल शासक की उपवनों या उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट किस शासक को कहा जाता था? उद्यानों के अत्यधिक अभिरुचि रखता था वो शासक, उसका नाम क्या था? बाबर था। ठीक है, उपवनों का राजकुमार किसे कहते थे? बाबर को कहते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बाबर। आगे बढ़ते हैं भूमि मापने के लिए गज बाबरी भूमि मापने के लिए गज बाबरी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? बाबर के द्वारा गज बाबरी का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बाबर। भूमि मापने के लिए गज बाबरी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? बाबर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह करता है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसे क्या कहते हैं? मुबाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुबाइन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मुस्लिम कानूनों का नियम का संग्रह कौन करता है? मुबाइन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुबाइन। ऑप्शन ए क्या होगा? मुबाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मेहदी ख्वाजा कौन था? मेहदी ख्वाजा कौन था? बाबर का बहनोई था। कौन था? बहनोई था। कौन था? बहनोई था बाबर का, मेहदी ख्वाजा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मेहदी ख्वाजा कौन था? बाबर का बहनोई था। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। ठीक है, और आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फिजिकल से ही आपका मेरिट तय होगा और आपका एक सीट सिक्योर हो पाएगा। इसलिए आप फिजिकल पे बेहतर से बेहतर तैयारी नहीं समझ में आता है तो कोई फिजिकल एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर लें। फिजिकल एकेडमी से क्या होता है, उसके द्वारा आप लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दिया जाता है जो फिजिकल के में उसमें पूछा जाता है। मतलब फिजिकल में रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, गोला हो गया, सारा चीज़ आपको एक एक करके आपका कंप्लीट करवा देगा। कहीं भी बिहार के किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ पे आपके गांव में या फिर शहर में कोई ना कोई एकेडमी, फिजिकल एकेडमी ज़रूर होगा। इसलिए आप फिजिकल एकेडमी अवश्य ज्वाइन करें, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको फिजिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मदद होगा, ठीक है, और आप फिजिकल को बेहतर कर पाइएगा और रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की, ठीक है। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। सर, फोर्टी थ्री बस। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु 20 देने से हुई? किसने लिखा है बाबर की मृत्यु 20 देने से हो गई थी? किसने लिखा है? आप लोग आंसर दे सकते हैं, किसने लिखा है। और सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग, और जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गुलबदन बेगम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम। किसने लिखा बाबर की मृत्यु 20 देने से हो गई? बाबर की मृत्यु कैसे हो गई? 20 देने से हो गई। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा? तुजुक ए बाबरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। बाबर से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बाबर, इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जो कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। मुबैयन नामक पैद शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखा? ये बाबर द्वारा खुद लिखा गया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तुर्की, ठीक है। ये अपनी भाषा में किसने लिखा था? बाबर ने इस पुस्तक को लिखा था। तुजुक ए बाबरी का संस्करण किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाद में इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? बाद में इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, जो अकबर का दरबारी नवरत्न में से एक था। अब्दुल रहीम खाने खाना, नवरत्न में से एक, अकबर के नवरत्न में से एक रहीम खाने खाना। फारसी अनुवाद किया था, किस पुस्तक की फारसी अनुवाद किया था? तुजुक ए बाबरी की। तुजुक ए बाबरी का तुर्की भाषा के बाद फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का। मेवाड़ का उल्लेख अपनी बाबरनामा पुस्तक में हिंदू राज्य का उल्लेख बाबरनामा में किसने किया था? बाबर ने किया था। उसका नाम क्या था? मेवाड़। मेवाड़ का उल्लेख किया गया बाबरनामा में, ठीक है, जो कि हिंदू राज्य था। आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन।
आपके सामने ये रहा। रिसल ए उसज की रचना किसके द्वारा की गई? रिसल ए उसज की रचना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा क्या किया गया? रुसल ए उसज की रचना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जातियों के बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बाजोर और भेरा पर अधिकार कर लिया। बाजोर और क्या भेरा पर अधिकार कर लिया 1507 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1507। भारतीय क्षेत्र बाजोर और भेरा पर अधिकार कर लिया। किस वर्ष का अधिकार कर लिया? 1507 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1507। क्वेश्चन नंबर 49, बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी? आगरा में। आगरा में बाबर की मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगरा में 1530 में बाबर की मृत्यु हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में। ठीक है, पहले इसको आगरा का आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद इसकी इच्छा अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था, जिसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए आगरा में। मृत्यु कहाँ हुआ बाबर का? आगरा में। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को, शुरू में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। काबुल में इसको दफनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का मकबरा कहाँ है? भारत में नहीं है, जो कि काबुल में। कहाँ है? काबुल में इसकी मकबरा है। ठीक है, काबुल में मकबरा है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। अभी जस्ट बताएं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और आज का इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? मुगल का 2 शासक था, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी। इसका क्या था? जहांगीर का क्या था? ये बाबर कौन सा बुक लिखा था? तुजु के बाबरी। ठीक है, और जहांगीर कौन सा बुक लिखा था? तुजु के जहांगीरी। ठीक है, ये दो पुस्तक ठीक है, ये 2 पुस्तक मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। स्वयं अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? बाबर और जहांगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर, जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। दोस्तों ठीक है,
आज का सेशन यहीं तक रहा आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एमसीक्यू सेट लगाते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट। एमसीक्यू पर डे एक सेट ज़रूर लगाइए। एक सेट लगाने से क्या होता है, आपका अंकों का पता चल पाएगा कि आप कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं सेट में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर लाभ मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।